हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। तो आज से हम PYQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को ही लिया गया है। तो इस सेशन से लास्ट तक जुड़े रहें। ये सेशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है कि जैविक खाद को उर्वरक खाद से बेहतर माना जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कारण नहीं है जिससे कि जैविक खाद को उर्वरक खाद से बेहतर माना जाता है। पहला है, इसमें जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा है, ये मिट्टी को झरझरा बना देता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसान हो जाता है। यह अनुकूल रोगाणुओं की संख्या को बढ़ाता है। यह उर्वरक की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में समृद्ध होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है, ये तो एकदम सही है। ये इसका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उर्वरक जो है जैविक खाद उर्वरकों से ज़्यादा जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है। मिट्टी को झरझरा भी बना देता है, जिससे कि गैसों के आदान प्रदान आसानी से हो सके। यह अनुकूल रोगाणुओं को की संख्या को भी बढ़ाता है। अनुकूल रोगाणु मतलब ऐसे रोगाणुओं की संख्या को बढ़ाता है जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़े। पर डी जो ऑप्शन है ये नहीं है, यानी यही इसका आंसर होगा कि यह उर्वरकों की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में समृद्ध सोर्स है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधुनिक सिंचाई विधियों की उपयोगिता के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं वाले आ रहे हैं। जो स्प्रिंकल सिस्टम है ये मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंडफॉर्म, मतलब जो स्प्रिंकल यानी छिड़काव वाला जो सिस्टम होता है पानी का, ये ज़्यादातर उन जगहों में यूज होता है जहाँ की जो लैंड है, ज़मीन है, वो अनइवन होती है, यानी एक बराबर नहीं होती। तो ये तो सही है। ड्रिप सिस्टम फलों के पौधों और बगीचों के लिए सर्वोत्तम तकनीक है, ये भी सही है। मैनुअल प्रणाली श्रम गहन और समय लेने वाली है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? सतही सिंचाई पानी पंप के माध्यम से वितरित किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण से नहीं। अगला प्रश्न क्या है? किस प्रकार के खाना पकाने की विधि में संपर्क द्वारा ठोस वस्तु के माध्यम से गर्मी स्थानांतरित की जाती है। ऑप्शन क्या है? रेडिएशन यानी विकिरण, चालन, संवहन या फिर संक्षेपण। तो ठोस वस्तुओं में यहाँ पे ऊष्मा स्थानांतरण की विधि के बारे में बात की गई है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। तो विकिरण में रेडिएशन के थ्रू ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और चालन में इसमें माध्यम के जो कण हैं वो गति नहीं करते हैं, बस अपनी जगह में कंपन करते हैं, और कंपन के थ्रू ही एक कण से दूसरे कणों में एनर्जी यानी ऊष्मा का ट्रांसफर करते हैं। तो ये किस में होता है? ठोस वस्तुओं में होता है, जनरली ठोस वस्तुओं में होता है। और संवहन ज़्यादातर लिक्विड में होता है, यानी तरल वस्तुओं में होता है। इसमें माध्यम के कण गति करते हैं, और गति के माध्यम से एक कणों से दूसरे कणों तक जो ऊष्मा है उसका स्थानांतरण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ठोस वस्तु की बात की गई है, ठोस वस्तु के माध्यम से, तो आंसर क्या हो जाएगा? चालन। चालन। अगला प्रश्न है, किचन में सूप के लिए स्टॉक और चाउडर के लिए कौन जिम्मेदार है? सॉसर, पोट जार, पॉइजनर या एंटेमेयर। आंसर क्या हो जाएगा? पोट जार। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन मोटापे की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पे BMI के बारे में बात की गई है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMI बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो अगर BMI 18 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम है, कौन मोटापे की स्थिति को प्रतिनिधित्व करेगा? तो अगर BMI 18 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम है वो मोटापा कहलाएगा, या BMI 18 से 23 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है, BMI 23 से 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है, या BMI 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर BMI 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक है तो वो व्यक्ति मोटापे में आएगा। अब BMI रेंज देख लेते हैं। नॉर्मल पर्सन क्या कहलाएगा? अंडरवेट से देखते हैं। अगर BMI 18 से कम है, 18.5 से कम है तो वह व्यक्ति अंडरवेट में आएगा। और अगर BMI 18.5 से 23 तक है, 23 तक है तो वह व्यक्ति नॉर्मल वेट में आएगा, यानी उसका वजन नॉर्मल है। और अगर BMI 23 से 25 तक है तो वह ओवरवेट में आएगा, ओवरवेट में आएगा। पर अगर BMI 25 से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है तो वह ओबेसिटी यानी मोटापे में आएगा। तो मोटापे के लिए क्या हो जाएगा? BMI 25 से ज़्यादा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सी वृद्धि की विशेषता नहीं है? द्रव्यमान में वृद्धि, आकार में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, या फिर मापनीयता। तो द्रव्यमान में वृद्धि अगर होती है तो वह वृद्धि की विशेषता मानी जाएगी। आकार में भी वृद्धि होती है, वह भी बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि में वृद्धि को, इसको वृद्धि की विशेषता नहीं मानते हैं, यानी इंटेलिजेंस में जो वृद्धि होती है उसको हम वृद्धि नहीं मानते हैं। अब बाकी में मापनीयता है, ये भी वृद्धि की विशेषता मानी जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रजनन को सजीवों का अनिवार्य लक्षण क्यों नहीं माना जा सकता? जीवित जीव वृद्धि नहीं दिखाते, कई जीवित जीव पुनरुत्पादन नहीं करते, निर्जीव वस्तुएं भी प्रजनन करने में सक्षम हैं, सभी जीवित जीव अपने जीवन में प्रजनन चरण की एक छोटी अवधि दिखाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कई जीवित जीव पुनरुत्पादन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद में अन्य सभी पद शामिल हैं? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, नामकरण, टैक्सोनॉमी, या फिर सिस्टमैटिक्स या व्यवस्थित। तो ऐसा कौन सा पद है जिसमें बाकी के सारे पद शामिल हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन भी शामिल होता है, नॉमेनक्लेचर भी शामिल होता है और उसका सिस्टमैटिक्स भी शामिल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीनस पैंथेरा का सदस्य नहीं है? जीनस पैंथेरा का सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं है? टाइगर, लेपर्ड, या तेंदुआ, शेर, या फिर बिल्ली। तो टाइगर, लेपर्ड या फिर लॉयन, ये तीनों क्या होते हैं? पैंथेरा, जीनस पैंथेरा के सदस्य होते हैं, पर बिल्ली जीनस पैंथेरा का सदस्य नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मनुष्य के वर्गीकरण पदानुक्रम के बारे में सही जानकारी नहीं है? जैविक नाम होमो सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमोनिडा,
और क्लास कॉर्डेटा। आंसर क्या हो जाएगा? क्लास कॉर्डेटा। अब मनुष्य के वर्गीकरण का पदानुक्रम देखते हैं कि मनुष्य के वर्गीकरण का पदानुक्रम होता क्या है। तो मनुष्य के वर्गीकरण के पदानुक्रम में किंगडम, एनिमेलिया आ जाएगा, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स। अब इसमें बंदर, वानर और मनुष्य जैसे स्तनधारी जीव आते हैं प्राइमेट्स में। फैमिली होमोनिडा, जीनस होमो और स्पीसीज आ जाएगी होमो सेपियंस। क्लास यहाँ पे क्या दिया है? कॉर्डेटा, जबकि क्लास होना चाहिए मैमेलिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं का सही जीवन चक्र देता है? 20 से 25 दिन, 3 से 4 दिन, 20 से 30 दिन या 13 से 20 दिन। तो WBC का जीवन चक्र 13 से 20 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए राज्यों में से निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार है तमिलनाडु में। आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सतही जल का वर्गीकरण नहीं है? 12मासी जल निकाय, अत्यधिक अल्पकालिक जल निकाय, मानव निर्मित जल संरचनाएं जैसे बांध और आर्द्रभूमि या फिर बोरवेल का पानी। तो बाकी जो 12मासी जल निकाय हैं ये भी सतही जल में आएंगे, अल्पकालिक जो जल निकाय है ये भी सतही जल में आएंगे, मानव निर्मित जो जल संरचनाएं हैं जैसे बांध है, आर्द्रभूमि है, ये भी सतही जल में आएंगे। पर बोरवेल ये ग्राउंड वाटर में, सतही जल में नहीं आता, ये ग्राउंड वाटर में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोरवेल का पानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलोह खनिज नहीं है? कॉपर, तांबा, टिन या टंगस्टन। आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। अगला प्रश्न है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था क्या है जिसमें अणु आपस में समान रूप से जुड़े होते हैं और उनका एक निश्चित आकार होता है? तो यहाँ पे पदार्थ की अवस्था की में बात की गई है। पदार्थ की 4 अवस्था होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड में अणु बहुत पास पास में होते हैं, अणु पास में होते हैं, इसमें थोड़े से दूर होते हैं, सॉलिड से थोड़े दूर होते हैं, और इसमें काफ़ी दूर दूर अणु होते हैं। तो इसमें जो अणु पास पास होते हैं ये आपस में एक सघन रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार और आयतन होता है, आयतन होता है। इसका आयतन तो निश्चित होता है, लिक्विड का आयतन निश्चित होता है, पर आकार
आकार फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी आकार का हो जाता है। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता, आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते, दोनों निश्चित नहीं होते हैं। तो प्रश्न क्या है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था क्या है जिसमें अणु आपस में सघन रूप से जुड़े होते हैं और उनका निश्चित आकार होता है। तो निश्चित आकार किसमें होता है, ठोस में होता है। किसमें होता है, ठोस में। अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में कण आपस में सटे होते हैं लेकिन वह एक दूसरे के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक ठोस वस्तु में, तरल में, गैस में या फिर प्लाज्मा में। तो आंसर क्या हो जाएगा, तरल में, क्योंकि तरल के जो अणु होते हैं वो थोड़ा ठोस के मुकाबले थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो ये आपस में सटे भी होते हैं, आपस में सटे भी होते हैं, पर फ्रीली मूव भी कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा तरल में। अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था का निश्चित आयतन या आकार नहीं होता। तो अभी हमने देखा है एक ठोस वस्तु में, लिक्विड में, गैस में या फिर प्लाज्मा में। तो आंसर क्या हो जाएगा, गैस में, क्योंकि पूछा ही गया है कि ना तो आयतन निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता और ना ही आकार। तो ये गुण किसके होते हैं, गैस के। इसका ना आयतन, इसके अणुओं का ना आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में जो एलपीजी है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही होती है, जिसको लिक्विफाइड किया जाता है, यानी गैस के अणुओं को इतना कंप्रेस किया जाता है, इतना कंप्रेस किया जाता है कि वह लिक्विड में चेंज हो जाता है, यानी उसका आयतन भी चेंज हो गया और आकार भी चेंज हो गया। अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का संचालन करने की क्षमता होती है। तो विद्युत का संचालन करने की क्षमता किसमें होती है, ठोस में, लिक्विड में, गैस में या फिर प्लाज्मा में। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। तरल अवस्था में यानी लिक्विड स्टेज में नहीं आता, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। तो चलिए पहले अवस्था परिवर्तन को देखते हैं। सॉलिड से लिक्विड, अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसे क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। अब लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो इसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। लिक्विड से गैस में बदला तो बोल दिए इवेपोरेशन। और गैस से लिक्विड में चेंज हुआ तो बोल दिए कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदला तो बोल दिए सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन की प्रक्रिया होती है, सॉलिड से गैस में बदलना। और गैस से फिर सॉलिड में, अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदल रहा तो इसको बोल देंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपतन। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो कार्बनिक यौगिकों में कौन पाया जाता है, कार्बन।
आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन है? सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम या फिर आयरन? आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। हैलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संतुलित रासायनिक समीकरण है? NaCl प्लस NaCl, Na प्लस Cl, NaCl और 2H2 प्लस O2, 2H2O। तीसरा ऑप्शन क्या है? 2H2 प्लस O2, 2H2O, 2HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। फोर्थ ऑप्शन है 2HCl प्लस NaOH, NaCl H2O, Na प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस H2। आंसर क्या हो जाएगा? बी। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाते हैं? यानी जितने ही मॉलिक्यूल राइट हैंड साइड में हो उतने ही मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन के अणु 4 हैं और ऑक्सीजन के अणु 2 हैं। तो इधर भी 2H2O यानी ऑक्सीजन के अणु 2 और हाइड्रोजन के अणु 2 दूनी 4 हो गए। दूसरा 2HCl प्लस NaOH, 2HCl प्लस NaOH, तो एक Na है, एक OH है, 2HCl है, तो NaCl प्लस H2O क्या बन जाएगा? H2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है? एक्सोथर्मिक प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा निकाली जाती है, यानी हीट को ट्रांसफर किया जाता है, निकाला जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, बर्फ का पिघलना या फिर सब्जियों का खाद में अपघटन। तो जो बर्फ का पिघलना है ये एक्सोथर्मिक का नहीं होगा, ये एंडोथर्मिक का उदाहरण है। यानी बर्फ के पिघलने में हीट ली जाती है, जब इसको ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जाके यह सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? एंडोथर्मिक का, एंडोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया या फिर पायरिडीन? तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यह एक मजबूत क्षार माना जाता है। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 0, 7, 7 to 14 या फिर 14? तो आंसर क्या हो जाएगा? pH मान देखते हैं। pH मान 0 होगा, 7 होगा, 14 होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो pH मान 0 से लेके 14 तक का होता है। इसमें जो 7 होता है यह उदासीन माना जाता है, यह उदासीन माना जाता है। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं।
एसिडिक होते हैं। 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, यानी क्षारीय नेचर के होते हैं। ये जो 8 है, 9 है, 10 है, ये कम क्षारीय होते हैं। जैसे ये 14 के पास जाता है, ये अत्यधिक क्षारीय होता जाता है, यानी 14 सबसे ज़्यादा क्षारीय पीएच माना जाएगा। और इधर ये जो हैं ये कम एसिडिक होते हैं, और जैसे ये 0 के पास जाता जाएगा नंबर, तो ये अत्यधिक अम्लीय माने जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन विलयन, उदासीन यानी आंसर क्या हो जाएगा? 7। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रबल क्षार का पीएच मान कितना होता है? अभी हमने देखा जो प्रबल क्षार है उसका पीएच मान कितना होता है? 14। और जो प्रबल अम्ल है उसका पीएच मान 0 होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक। और 14 में अगर कोई है तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का परीक्षण करने के लिए निम्न में से किसका परीक्षण किया जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर का, लिटमस पेपर का, फेनोल्फथालीन का, या फिर दिए गए सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सभी। जो अम्लीय या फिर क्षारीय परीक्षण होता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर के माध्यम से भी होता है, लिटमस पेपर के माध्यम से भी होता है, और फेनोल्फथालीन के माध्यम से भी होता है। अगर लिटमस पेपर नीले को लाल में बदल देता है तो वह अम्ल होगा, वह सॉल्यूशन अम्ल होगा। अगर लिटमस पेपर लाल से नीले में बदल जाता है तो वह क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। अब फेनोल्फथालीन का क्या कॉन्सेप्ट है? तो जो फेनोल्फथालीन है यह अम्लीय घोल में यानी अम्ल में रंगहीन हो जाता है, और क्षार में गुलाबी रंग का हो जाता है। फेनोल्फथालीन क्या करता है? अगर उसको अम्लीय घोल में डाला जाए तो वह रंगहीन हो जाता है, और क्षारीय घोल में डाला जाए तो वह गुलाबी कलर में बदल जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च सटीकता के साथ छोटी लंबाई को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मापक का, वर्नियर कैलिपर का, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज का, या फिर मापने वाले टेप का? तो आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर एक दिन की अनुमानित लंबाई कितनी मानी जाती है? 24 घंटे, 23 घंटे और 26 मिनट, 23 घंटे और 59 मिनट, या फिर 25 घंटे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 घंटे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि मापन में प्रयुक्त क्षेत्र की एक इकाई है? एकड़, हर्ट्ज, केल्विन, या फिर पास्कल? तो भूमि का मापन किस में किया जाता है? एकड़ में। आंसर क्या हो जाएगा? एकड़। अगला प्रश्न है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर का तापमान मतलब कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, या फिर 34 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, न्यूटन, या फिर मीटर? तो ध्वनि के आयाम को डेसिबल में, यानी ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो किसको मापती है? तरंग दैर्घ्य को, आयाम को, आवृत्ति को, या फिर प्रबलता को? तो किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है, यानी आवृत्ति की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, नॉट किसकी इकाई है?
त्वरण की, गहराई की, दूरी की या फिर गति की? आंसर क्या हो जाएगा? गति की। अगला प्रश्न है, MKS प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या होगी? जूल, न्यूटन, वॉट या फिर हर्ट्ज? तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है MKS पद्धति में? जूल होती है। अगला प्रश्न है, हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हीरा कठोरता का मानक है जिसके आधार पर दूसरे की कठोरता को मापा जाता है। अगला है, यह किसी भी ज्ञात पदार्थ का उच्चतम गलनांक है। यह किसी भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस में सबसे कठोर है। यह पहली सामग्री थी जिसकी क्रिस्टलीय संरचना एक्स-रे के विवर्तन द्वारा निर्धारित की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हीरे की कठोरता का मानक है जिसके आधार पर दूसरे की कठोरता को मापा जाता है। ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं कि यह किसी भी ज्ञात पदार्थ का उच्चतम गलनांक है, या किसी भी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सब ठोस में सबसे कठोर होता है, ये भी सही है। यह पहली सामग्री थी जिसकी क्रिस्टलीय संरचना एक्स-रे विवर्तन द्वारा निर्धारित की गई थी, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से हीरा सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ है? 4 आयामी ज्यामिति के कारण, 3 आयामी सहसंयोजक नेटवर्किंग बंधन के कारण, 2 आयामी स्तरित संरचना के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 आयामी सहसंयोजक नेटवर्किंग बंधन के कारण। अगला प्रश्न है, हीरे का घनत्व कितना होता है? 3510 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 2256 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1234 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या फिर 4532 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब? तो हीरे का घनत्व कितना होता है? 3510 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये सारे वो आपके प्रश्न सॉल्व किए गए हैं जो कि टेट एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। ये सारे किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न थे। ऐसे ही आगे हम और कुछ प्रश्नों को लेंगे और उसको आगे की सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।